जरा ये सुनिए। स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ आपको हर जगह अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा, कुदरत ही कुदरत है, देव भी है, मगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है। और अब ये देखिए, क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? दरअसल साल 2023 में उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया। सरकार ने दावा किया कि 1779 एमओयू के जरिए 3,56,889 करोड़ रुपए का निवेश समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है। यानी ये कंपनियां वादा की कि इतने पैसे वो उत्तराखंड में निवेश करेंगी। इसको लेकर खूब खबरें छपी। जून 2025 उत्तराखंड सरकार ने दावा किया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में जो एमओयू हुए थे उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश जमीन पर उतर चुके हैं, यानी इसकी ग्राउंडिंग हो चुकी है। इसको लेकर बड़े बड़े विज्ञापन भी छपे। ऐसा ही एक विज्ञापन मुझे दिल्ली और देहरादून में दिखा, जिसे देखकर लगा कि उत्तराखंड में वाकई बड़ा विकास हुआ है। इसके बाद मैंने सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन दिया, जिसमें मैंने पूछा किस कंपनी ने कितनी राशि के एमओयू किए, किस कंपनी की कितनी राशि की ग्राउंडिंग हुई और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन पे कुल कितना खर्च हुआ। जिसके जवाब में ये दस्तावेज मुझे उत्तराखंड निदेशालय की तरफ से भेजा गया। लेकिन उत्तराखंड के उद्योग निदेशालय ने हमें जो जवाब भेजा उससे कई सवाल खड़े हुए। जब आप सुनते हैं कि कोई सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कारखाने और हजारों नौकरियों की तस्वीरें। लेकिन उत्तराखंड की ग्राउंडिंग सूची में हमें मिला आटा चक्की, खाद की दुकान और छोटे क्लिनिक। हम आपको बताएं कि ग्राउंडिंग में क्या क्या हुआ, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर खर्च कितना हुआ। कुल 100 करोड़। यह जानकारी हमें आरटीआई के जवाब में मिली। उत्तराखंड सरकार ने किन कंपनियों के साथ एमओयू किया है, उन्होंने हमें वो लिस्ट नहीं दी। ऐसा क्यों किया, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ग्राउंडिंग की जो लिस्ट हमें दी गई, इसमें 3 दर्जन आटा चक्कियों के नाम है। सबका 1 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखाया गया। इस लिस्ट में एक नाम है धीमान आटा चक्की, 448 नंबर पे है। ये आटा चक्की लगा हुआ है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में ये इन्वेस्टमेंट आया है। तो आपका नाम इन्वेस्टमेंट में शामिल है कि आपने इन्वेस्ट किया उत्तराखंड में 2 लाख रुपए? नहीं किया ना। इसको लगवाने में कितना खर्च आया था? लगभग 1.5-2 लाख रुपए के लगभग आया था जो भी। और ये आपने अपनी कमाई से बचत से? बिल्कुल अपने आप से लगाया था। जी। तो इसमें कैसे नाम आ गया कि आप इन्वेस्टमेंट समिट में आपने भी 2 लाख, मतलब आपका भी 2 लाख का योगदान है? पता नहीं सर, उसका तो मुझे इस बारे में तो। इन्वेस्टमेंट समिट क्या होता है आपको पता है? नहीं जी, कोई पता नहीं। हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सरकार ने हमारे ऐसा किया। सर, इसमें जो 2 लाख दिखा रहा है, आपने मुझे कुछ दस्तावेज भी दिखाए थे, उसमें भी सेम है। तो क्या आपने ये किस लिए भरा था? ये एक लाइसेंसिंग प्रक्रिया है जी। वो जब आप बिजली कनेक्शन के लिए जाएंगे तो इसमें मैंने वैसे ही एक ओवरऑल कि 2 लाख रुपये मेरा लग रहा है, वो डाल दिया था। उसके बाद मुझे ये लाइसेंस प्राप्त हो गया था और ये सब चीज़ें आप बता रहे हैं, वहीं से कॉपी कर लिया। आपका जो आटा चक्की कुमार आटा चक्की था, बंद है? हाँ, बंद है। तो कितने महीने तक चलाया आपने? 3 महीना। और किस साल में आपने कनेक्शन लिया था? साल भर तभी ऊपर हो गया होगा बंद किए हुए। हाँ? मतलब 24 में? हाँ, 24 में बंद कर दी थी। पर आटा चक्की वालों का नाम इस सूची में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर आवेदन किया था। उत्तराखंड में इसी सिस्टम के जरिए जमीन, बिजली, पानी, पर्यावरण और फायर एनओसी जैसी सरकारी मंजूरियां एक ही जगह पर दी जाती है। आटा चक्की ही नहीं, हमने पाया कि सैकड़ों की संख्या में खाद बीज की दुकानों का नाम इस लिस्ट में शामिल है, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। खाद बीज की दुकान पर जब हम पहुंचे तो हमें ये मिला।
374 पर दुर्गा बीज भंडार का नाम है, जो इकबालपुर में है। ये आप ही का है? ये नाम मेरा ही है जी जी। और फर्म का नाम भी यही है। आपको पता है ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था? जी नहीं, आज पहली बार ही मैं सुन रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या आपने ये 23, 24, 22 में लाइसेंस लिया क्या? इससे पहले ही लाइसेंस है, 2012 से हर साल रिन्यूअल होता है ये, लेकिन 2017-18 के बाद ये दोबारा रिन्यूअल नहीं हुआ। अग्रिम आदेश सरकार का कोई नियम है ऐसा कि अग्रिम आदेश आने तक ये रिन्यूअल होगा। तो आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस है। आटा चक्की वालों की तरह ही खाद बीज वालों ने भी सिंगल विंडो पर लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। खाद बीज और कीटनाशक बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ तो जो दुकान 12 साल से चल रही है उसका भी नाम इसमें शामिल कर दिया गया है। अब हम आपको हरिद्वार से देहरादून लेकर चलते हैं। आपको राहुल भट्ट क्लिनिक नजर आ रहा है। इसका भी नाम इस ग्राउंडिंग वाली लिस्ट में शामिल है। नहीं सर, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह से जो है ये इन्वेस्टमेंट मेरे नाम पे किया गया है। आपका जो अस्पताल है ये जहाँ पे अभी हम मौजूद है, जी, ये कब से चल रहा है? 3 to 4 years हो चुके हैं, 3 से 4 साल। अच्छा जी। इसमें इस अस्पताल के बनाने में कोई गवर्नमेंट से सहयोग भी लिया था? नहीं, ये मेरा इंडिविजुअल प्राइवेट क्लिनिक। तो आपने देखा कि राहुल भट्ट को ही नहीं मालूम कि उनका नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया। ऐसे और भी कई छोटे छोटे क्लिनिक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। आखिर इन लोगों का नाम इस लिस्ट में कैसे आया? इसका जवाब हमें मिला देहरादून के माल देवता में मौजूद विजय खंडूरी के क्लिनिक पर पहुंचने के बाद। ये जहाँ तक मार्च 2023 की बात है सर। पहले हमें होता था कि मेडिकल पॉल्यूशन बोर्ड से एनओसी लेनी होती थी, पर बाद में कुछ हुआ कि पॉल्यूशन बोर्ड से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। सरकार की साइट जो थी वो चल नहीं रही थी, तो फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल साइट पे जो है हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा था। तो इंडस्ट्रियल साइट की वजह से हो सकता है कि डाटा आपके पास पहुंचा हो। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो इतना बड़ा आयोजन था उसमें ये इन्वेस्टमेंट आएगा? क्या इसे इन्वेस्टमेंट कहा भी जाएगा? ये सवाल हमने पूछा भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग से। तो ये ऐसा लग रहा है कि भाई सरकार को उस समय ये दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पे कुछ काफ़ी ग्राउंडिंग हो गई, तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जो ओरिजिनल नहीं भी थे, उनको भी शामिल करके, और ये छोटे जो कुछ भी है तो सही है गलत है उनको भी शामिल करके। तो ये प्रयास ऐसा लगता है कि ये बात दिखाने के लिए, इसको जस्टिफाई करने के लिए कि भाई हमारे यहाँ पे 3 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आ गया है, ये उसका प्रयास है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन जब हमने इस इन्वेस्टमेंट को लेकर उद्योग निदेशालय के एडिशनल डायरेक्टर से बात की तो सुनिए वो क्या कहते हैं। जो हमारा इन्वेस्टमेंट समिट का जो ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन में जनपद स्तर पे जो छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट, माइक्रो लेवल का हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, वो भी अगर जो है कोई सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू हमारे कैप्चर हुआ तो हमने उसको जो है एक सम्मान देने की दृष्टि से उसको हमने इन्वेस्टमेंट में काउंट किया। तो आपने सुना, एडिशनल डायरेक्टर कह रहे हैं कि आटा चक्की और खाद बीज का इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा है और इन्हें सम्मानित करने के लिए हमने इस लिस्ट में डाला है। दिलचस्प ये है कि उन्होंने जिसको सम्मानित किया उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनका सम्मान हुआ है। ये जो ये जय किसान है, ये आप ही की शॉप है? जी है, मेरी शॉप है। कब से आप चला रहे हैं इसको? लगभग 2023 से हम इसको चला रहे हैं। 23 में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था अपना, तब से हम इसको चला रहे हैं। ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था 2023 में, आपको इसके बारे में जानकारी है? इसके बारे में नहीं जानकारी नहीं है। अधिकारी के जवाब के बाद हमने सोचा कि ग्राउंडिंग वाले लिस्ट में मौजूद टॉप 10 इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। जब हमने ये देखा तो उसमें से 8 सरकारी पीएसयू हैं, 10 में से 8 सरकारी पीएसयू, 8 में से 3 यूजेवीएनएल, 4 टीएचडीसीआईएल यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड और 1 सिडकुल से जुड़ा है। यूजेवीएनएल की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो लिखा है यूजेवीएन लिमिटेड इज द होली ऑन कॉर्पोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, यानी यूजेवीएनएल उत्तराखंड सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला निगम है। वहीं टीएचडीसीआईएल यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
ये UJVNL और THDCIL से मिलकर बनी कंपनी है जो दिसंबर 2023 में बनी थी। THDCIL भारत सरकार की PSU है। अब एक और बात जान लीजिए, इन सरकारी PSU को काम सरकार खुद ही देती है। काम करने का जो बजट होता है, जो खर्च होता है, उसका करीब 30% तक धनराशि भी देती है। इन PSU का जो उत्पादन होता है उसे भी सरकार ही खरीदती है। इस मामले में ये PSU बिजली का उत्पादन करने वाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपया खर्च किया और इतना बड़ा आयोजन किया। क्या इसकी जरूरत थी? सरकार बिना कोई आयोजन किए भी अपनी इन संस्थाओं को काम सौंप सकती थी। 1 लाख करोड़ की जो ग्राउंडिंग हुई उसमें से करीब 35,297 करोड़ UJVNL और THDCIL से जुड़ी है। दोनों ही PSU हैं। ऐसे में देखें तो कुल ग्राउंडिंग का 35% तो इन्हीं से है। यही नहीं, इस लिस्ट में सिर्फ UJVNL और THDCIL के अलावा और भी कई सरकारी संस्थाओं के नाम शामिल हैं। ऐसे ही टॉप 10 में हरिद्वार का गोल्फ सिटी भी शामिल है, जिसमें 2000 करोड़ के निवेश का दावा किया गया। लेकिन ऐसी कोई परियोजना आसानी से खोजने पर नहीं मिलती। इससे जुड़ी फरवरी 2025 की एक खबर जरूर मिलती है, जिसमें हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में 100 एकड़ में गोल्फ सिटी विकसित करने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लग्जरी लाइफस्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर पेश किया गया था, लेकिन उस खबर में परियोजना की लागत सिर्फ 500 करोड़ रुपए बताई गई है। इन तमाम निवेश को लेकर जब हमने उद्योग निदेशालय के अधिकारी से पूछा तो उनका कहना था कि सरकारी निवेश को भी हम अपनी ग्राउंडिंग में जोड़ते हैं, क्योंकि उससे भी राज्य में काम हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। 1 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से कुछ दिन पहले एक अध्यादेश लाया गया। उसमें सरकारी इन्वेस्टमेंट को भी ग्राउंडिंग से जोड़ा गया। इससे पहले ऐसा नहीं था। आप खुद देख लीजिए। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट बेसिकली प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए बुलाई जाती है। उसका ये लॉजिक भी वो है कि भाई उसको आपको समझाना है, उसको आपको बताना है, तो अपनी स्टेट की बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख के उसको कन्विंस करना है कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। सरकारी या PSU इन्वेस्टमेंट तो घर के इन्वेस्टमेंट है, उनको कन्विंस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनको ये बताने के लिए कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम यहाँ ये देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं होती। स्टोरी की शुरुआत में मैंने बताया था कि उत्तराखंड उद्योग निदेशालय ने हमें किन कंपनियों के साथ MOU किया था उसकी लिस्ट नहीं दी। इसको लेकर एक अधिकारी का तर्क है कि बहुत कोशिश करके कंपनियों को इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार किया जाता है। अगर कंपनी की जानकारी हम पब्लिक कर देंगे तो कोई और राज्य सरकार उन्हें अपने यहाँ बुला सकती है। लेकिन जिस तरह का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आया है, क्या वो कोई चुरा सकता है? चलिए आपको एक बार फिर देहरादून ले चलते हैं। यहाँ एक बहुत पुराना स्कूल है जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को लेकर काम करता है। इसे लतिका राय फाउंडेशन चलाता है। सरकार के दस्तावेज में इसका 24.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाया गया। सवाल है कि क्या कोई NGO इन्वेस्टमेंट करेगा, और करेगा भी तो क्या? 25 जो हमारा लगा है, हमारी नई बिल्डिंग बन रही है जो ये ITBP के पास है और सनपार्क होटल इनके पास है। वहां पर हमारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है। हमारी अपनी बिल्डिंग बन रही है। CSR फंड्स के थ्रू ये फंड जनरेट हुआ है और मतलब हमें डोनेशन में पैसा मिला है और हम ये पैसा उससे हमने ये बिल्डिंग बनाई है। तो ये कब से बनना शुरू हुआ? 2023 में। पर हमें इतना पता है, जब भी हमसे जैसे हम बिल्डिंग प्लान के लिए अप्रूवल ले रहे हैं, जहाँ भी तो होता ही है कि वो पूछते हैं कि भी कितना प्रोजेक्ट का क्या कॉस्ट है, तो कॉस्ट उसमें जाता है कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये इन्वेस्टमेंट तो कहीं नहीं है। मतलब फिर मुझे लगा शायद बिल्डिंग बनाने को ही इन्वेस्टमेंट बोलते होंगे, समथिंग लाइक दैट। ऐसे आया, तभी आप बार बार इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, तो या आई डोंट। तो आपने सुना कि CSR के पैसे से अपनी बिल्डिंग बना रहे संस्थान को भी धामी सरकार ने अपनी उपलब्धि में शामिल कर लिया। इसको लेकर जब हमने अधिकारी से पूछा
तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देहरादून में चूंकि एक सब तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, स्टेट की स्ट्रेंथ है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है, तो उसकी वजह से अगर वो CSR में फंड कोई आ रहा है तो उसको वो भी एक वैलिड इन्वेस्टमेंट है। क्या आपको एडिशनल डायरेक्टर का तर्क समझ में आया? जबकि गौर करने वाली बात यह है कि लतिका राय फाउंडेशन बीते 30 सालों से चल रहा है और उसे CSR के पैसे भी मिल रहे हैं। अजब गजब इन्वेस्टमेंट का सिलसिला यही नहीं रुकता। अब आपको लेकर चलते हैं उधम सिंह नगर। यहाँ पर सूद अग्रो लिमिटेड का 562 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाया गया। जब हमने सूद अग्रो के मालिक को दस्तावेज दिखाए तो वो खुद हैरान रह गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे सामने ये एक RTI द्वारा प्राप्त सूचना उत्तराखंड गवर्नमेंट से मेरे सामने रखी है, जिसमें सूद एग्रो इंडस्ट्रीज उधम सिंह नगर का इन्वेस्टमेंट 562 करोड़ दिखाया गया है, जो कि गलत है। कितना आपने इन्वेस्ट किया होगा? तो 3-4 करोड़ का होगा प्रोजेक्ट, और क्या होगा। उसमें आप क्या करते हैं? बीज विधायन। बीज विधायन। उधम सिंह नगर के काशीपुर में सिडकुल है। सिडकुल भी उत्तराखंड सरकार की ही एक संस्थान है। सिडकुल क्षेत्र में DSK फूड्स नाम की कंपनी का 230 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इस दस्तावेज में दिखाया गया। जब हम इस निवेश की हकीकत जानने के लिए पहुंचे तो पता चला कि ये कंपनी कभी जमीन पर उतरी ही नहीं। सिडकुल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया कि कंपनी को 4 साल पहले साल 2022 में जमीन अलॉट की गई थी। जमीन के पैसे कंपनी नहीं दे रही थी। कई बार उससे संपर्क किया गया। जब कंपनी ने पेमेंट नहीं की तो उसका जमीन का जो अलॉटमेंट था उसे कैंसिल करने के लिए सिडकुल के मुख्य कार्यालय देहरादून को पत्र भेज दिया गया। हमने आपको टॉप 10 इन्वेस्टर का लिस्ट दिखाया था, उसमें एक ACMA क्लीनटेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड भी है। यह कंपनी भी उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में है। जब न्यूज लॉन्ड्री की टीम यहाँ पहुंची तो ये बंद मिला। इसका 2452 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाया गया, लेकिन जब हमने इसको लेकर अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि इसका बिजली का कनेक्शन का कुछ इशू है, इसी कारण से परिचालन नहीं हो रहा। लेकिन हमने देखा कि ग्राउंड पे ये कंपनी बंद है, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, एक आध गार्ड गेट पर बैठे हुए थे। ऐसा ही हमें हरिद्वार में भी देखने को मिला। जो काम हुआ ही नहीं उसे भी ग्राउंडिंग की लिस्ट में डाल दिया गया। तो हम लोगों का चूंकि लकड़ी का कारोबार है तो फॉरेस्ट और पॉल्यूशन और बहुत सारी NOCs की हम लोगों को प्री ऑपरेशन जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम लोगों ने सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम पे 2023 में या 22 में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, हम लोगों ने अप्लाई किया था। तो वहाँ हम लोगों ने अपना जो पूरा प्रपोजल था कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, हमको किस तरह के अप्रूवल्स की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को आपसे चाहिए, सरकार से क्या क्या चीज़ें हैं, तो उनके लिए जब हमने अपनी पूरी डिटेल्स और पूरा डेटा बना के सरकार को दिया तो शायद ये जो चीज़ें आपके पास निकल के आई हैं ये शायद वहीं से आई हैं। और ग्लोबल समिट में तो हम लोगों ने कोई मलिक टिम्बर से उसकी अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी NOC नहीं मिली है हमें, लगभग 5 साल हो गए हमें वन विभाग से NOC के लिए ना। फिर हम उसको हार के अभी पिछले 4-5 महीने पहले हाई कोर्ट नैनीताल में गए, वहाँ पे हमारी विचारधीन है। तो आप कह रहे हैं कि जो इस डॉक्यूमेंट में दिखाया गया कि ग्राउंडिंग हो गई है 11 लाख रुपए की मलिक टिम्बर्स की, वो अभी तक उसने कोई काम वाम शुरू नहीं किया है? नहीं, वो तो क्योंकि NOC नहीं मिला। वो तो हमने प्रपोजल बना के दिया था। इसी तरह नैनीताल में रहेजा ग्रुप के 700 करोड़ रुपए का निवेश का दावा किया गया, लेकिन रहेजा ग्रुप के वेबसाइट पर मौजूद उसके तमाम प्रोजेक्ट की सूची में नैनीताल का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। न कोई पूरा हुआ प्रोजेक्ट, न निर्माणाधीन। क्या रहेजा ग्रुप ने नैनीताल में कुछ इन्वेस्टमेंट की है? इसको लेकर हमने उनको ईमेल किया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। वहीं उद्योग निदेशालय ने भी इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। एक मामले में तो हमें गजब हैरानी हुई। ग्राउंडिंग वाले दस्तावेज में बताया गया कि ब्लूडेंज इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने हरिद्वार में 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन जब न्यूज लॉन्ड्री ने इस कंपनी के बारे में तहकीकात शुरू की तो सामने आया कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेकर 24-25 तक इस कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 0 है।
वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पर मौजूद इस कंपनी के दस्तावेजों के मुताबिक इन सालों में इस कंपनी में कोई कर्मचारी नहीं था। इसके बारे में जब हमने डिप्टी डायरेक्टर से पूछा तो उनका कहना था कि इस कंपनी के पास 30 एकड़ की जमीन है, लेकिन जब हमने इसकी तहकीकात की, इसका बैलेंस शीट देखा तो उसके मुताबिक कंपनी के पास 1 करोड़ 38 लाख रुपए की जमीन है। अब आप ही बताइए कि हरिद्वार में 1 करोड़ 38 लाख में 30 एकड़ जमीन, वो भी कारोबार करने लायक, कहां मिलेगा। एक बार फिर उधम सिंह नगर चलते हैं। यहाँ के रुद्रपुर सिडकुल के पास देवभूमि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रोजेक्ट भी इसी तरह के सवालों में घिरा है। सरकार के मुताबिक इसमें 1000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। न्यूज लॉन्ड्री की टीम जब मौके पर पहुंची तो स्थानीय जानकारी और दस्तावेजों से पता चला कि सिडकुल ने यह जमीन ऑक्शन के जरिए देवभूमि ग्रुप को अलॉट की है। करीब 18 एकड़ जमीन में 12 एकड़ में रिहायशी प्लॉट काटकर बेचा जा चुका है, जबकि बाकी 6 एकड़ में कमर्शियल निर्माण चल रहा है। इसे भी सिर्फ स्ट्रक्चर बनाकर बेचना है। देवभूमि ग्रुप के एक वरिष्ठ कर्मचारी को जब हमने उद्योग निदेशालय का ये दस्तावेज दिखाया तो उनका कहना था कि 1000 करोड़ रुपए के निवेश का दावा गलत है। उनका कहना है कि पूरे प्रोजेक्ट को बेचने के बाद भी इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए तक नहीं पहुंचेगी। इस मामले में हमने देवभूमि ग्रुप को आधिकारिक ईमेल भेजा। जवाब मिलने पर उसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की नजर में प्लॉट काटकर बेचना या अपनी ही जमीन पर बिल्डिंग बनाकर बेचना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का हिस्सा है, जिसके आयोजन पे सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस इन्वेस्टमेंट समिट के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन और दुबई में रोड शो किया। इसके अलावा भारत का बेंगलुरु, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई में भी उन्होंने रोड शो किया। इस रोड शो का उद्देश्य था कारोबारियों को उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर्षित करना। लेकिन अब तक जो ग्राउंडिंग की लिस्ट हमारे हाथ में है उसमें अलग अलग राज्यों या बाहर की कोई कंपनी नजर नहीं आती। जो यूनिवर्सिटी है ही नहीं उसका भी नाम ग्राउंडिंग में शामिल है। उत्तराखंड सरकार के दस्तावेज के मुताबिक हायर एजुकेशन सेक्टर में 6675 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ, जिनमें से 2025 तक 5090 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग दिखाई गई। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 3200 करोड़ रुपए यूपीएस का है, जिसका जिक्र हमने टॉप 10 के निवेशकों में किया है। यूपीएस कोई नया संस्थान नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रहा एक निजी विश्वविद्यालय है। निवेश का दावा समझने के लिए न्यूज लॉन्ड्री की टीम ने इनके वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। उन्होंने हमें कहा कि आप ईमेल पर सवाल भेज दीजिए, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन हमने उनको ईमेल किया, कई दिन गुजर जाने के बावजूद उनका जवाब नहीं आया। इसके अलावा इस लिस्ट में ऐसे कई विश्वविद्यालयों के नाम शामिल है जो है ही नहीं, जैसे ट्रांसविज यूनिवर्सिटी नहीं है, यह एक स्कूल है। योगानंद यूनिवर्सिटी नहीं है, इंपीरियल यूनिवर्सिटी नहीं है और स्कॉटिश वुड यूनिवर्सिटी है ही नहीं। वहीं जगत यूनिवर्सिटी का नाम भी कहीं भी हमें सर्च करने पर नहीं मिलता, जबकि आप देखें तो इनका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है। उत्तराखंड सरकार की यूनिवर्सिटी वाली लिस्ट में भी इनका कहीं नाम नजर नहीं आता। तो अब तक आपको उत्तराखंड सरकार की करोड़ों की लागत से की गई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की हकीकत समझ में आ गई होगी। लेकिन रुकिए, इस ग्राउंडिंग वाली लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जो समिट के कई महीनों या 1 साल बाद बने हैं, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन कंपनियों ने क्या एमओयू किया था? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। दरअसल जिस किसी ने भी सिंगल विंडो पर किसी तरह के परमिशन के लिए अप्लाई किया ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बाद, कुछ मामलों में तो पहले भी उनका भी नाम इस ग्राउंडिंग वाली लिस्ट में जोड़ दिया गया है। पर अजब गजब इन्वेस्टमेंट का सिलसिला अभी भी कहां रुका था। इस दस्तावेज में आप देखें तो सैकड़ों की संख्या में लगभग हर जिले में मौजूद बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समितियों का नाम शामिल है और सब ने 4-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है।
जबकि इन समितियों का काम किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और कृत्रिम ऋण उपलब्ध कराना होता है, जो सरकारी मदद से ही चलता है। हमने जब यहाँ काम करने वालों से बात की तो उनका कहना था कि हमारी सोसाइटी खुद ज्यादा कमाई करती नहीं है, फिर हम निवेश कहां से करेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को बड़े बड़े निवेश और रोजगार के बड़े बड़े दावों के साथ पेश किया गया था। खूब खबरें छपी थी, इतने रोजगार मिलेंगे, ये होगा। लेकिन ग्राउंडिंग की सूची देखने पर तस्वीर अलग नजर आती है। इसमें टेंट हाउस है, पोल्ट्री फार्म है, स्टोन क्रशर है, वाटर पार्क है और महिला समूहों के छोटे छोटे स्तर के कारोबार भी निवेश के रूप में शामिल है। ऐसे काम जो समान परिस्थितियों में भी शुरू हो सकते हैं। दूसरी ओर जिन बड़े उद्योगपति और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उनके निवेश जमीन पर साफ दिखाई नहीं देते। अडानी ग्रुप ने उत्तराखंड में 2500 करोड़ निवेश का दावा किया था। JSW ग्रुप ने 15,000 करोड़ रुपए का, यथार्थ अस्पताल ने 800 करोड़ रुपए का, लेकिन इस ग्राउंडिंग की सूची में इनका नाम कहीं नजर नहीं आता। पतंजलि के सर्वे सर्वा रामदेव ने भी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 10,000 से नौकरियों की घोषणा की थी, लेकिन दस्तावेज में पतंजलि का निवेश सिर्फ 39 करोड़ रुपए दिखता है। सरकार ने दुबई और लंदन में रोड शो कर करीब 27,975 करोड़ रुपए के MOU होने का दावा किया था, लेकिन इस ग्राउंडिंग के डेटा में न तो कोई कंपनी दुबई की है और न ही कोई लंदन की है। किसी भी बड़े विदेशी निवेश का स्पष्ट प्रमाण इसमें नहीं दिखा। हमें कुछ जगहों पर यह भी पता चला कि उत्तराखंड में पहले से मौजूद कंपनियों के डायरेक्टर्स को दुबई और लंदन ले जाया गया और उन्हीं लोगों से वहां पर MOU किया गया, लेकिन उनका भी काम जमीन पर नहीं उतर पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह समिट वास्तव में बड़े निवेश लाने में सफल रही या फिर छोटे कारोबारियों और कागजी आंकड़ों को निवेश बताकर एक बड़ी तस्वीर पेश की गई। न्यूज लॉन्ड्री के इस इन्वेस्टिगेशन से यही पता चलता है कि जो कागजों में दिखाया गया, जो विज्ञापनों में दिखाया गया, उसमें और जो जमीनी सच्चाई है उसमें काफी अंतर है। आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉर्पोरेट से और ना ही सरकार से। इस स्टोरी को करने में हमें लगभग 2 महीने लगे। पहले RTI फाइल करके दस्तावेज का इंतजार करना, दस्तावेज आने के बाद उसको पढ़ना, उसके बाद ग्राउंड पर जाके इन आटा चक्की वालों को ढूंढना, खाद बीज के दुकान वालों को ढूंढना, छोटे छोटे अस्पतालों को ढूंढना। उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, इन कई जगहों पर मैं गया। उसके बाद शूट एडिट, आप जानते हैं कि कितना सारा समय लगता है, और ये सब हम आपके सहयोग से करते हैं, क्योंकि आपको हमने बताया कि हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। आप चाहते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।